हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अपन बायो-सवार्ट के नियम की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। और बायो-सवार्ट का नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, बायो-सवार्ट के लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है धारावाही कुंडली के वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। देखो, हमारे पास कोई भी एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। मान लिया इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसका केंद्र है ओ मान लिया इसको, ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हमें बायो-सवार्ट के नियम से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बायो-सवार्ट का नियम जब अपन अप्लाई करते हैं तो बायो-सवार्ट के नियम में क्या होता है, हमें कोई भी एक अल्पांश की कल्पना करनी होती है, ठीक है। कोई भी एक अल्पांश कंसिडर करते हैं और उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर हम उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारे पास में धारावाही कुंडली है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक अल्पांश की कल्पना करेंगे और उस अल्पांश के कारण इसके केंद्र O पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे और फिर अपन उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक dl लंबाई का अल्पांश लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है dl। ये इसको नाम भी दे सकते हैं अपन, जैसे ए बी मैंने ये अल्पांश लिया, ठीक है। अब देखो, हमें पता है यहाँ पे अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं अपन, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी अपन दिखा सकते हैं इस तरीके से लंबवत, ठीक है, डीबी वेक्टर। अब अपन इस dl अल्पांश के कारण बिंदु O पर, यानी कि इस धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं बायो-सवार्ट के नियम से। तो हम लिखेंगे बायो-सवार्ट के नियम से कुंडली के dl अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो dl अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को अपन मान लेते हैं क्या, dB। तो dB का मान कितना हो जाएगा, μ0/4 I dl sin θ/r², लिखते हैं अपन, स्मॉल r²। यहाँ पे कैपिटल R वैल्यू है, यानी कि इस dl अल्पांश से इस बिंदु O की दूरी अपन ने कितनी ली है, कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं थीटा की। तो देखो, थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री किस तरीके से है, ये हमारे पास में कोई भी एक धारावाही कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इसकी परिधि पर अपन कोई अल्पांश लेंगे और ये हमारे पास में दूरी है। तो ये थीटा किस किस के बीच में होता है, उस अल्पांश से अभिष्ट बिंदु की दूरी के लिए अपन जैसे बात करें, इसका जो स्थिति सदिश है ना, आर वेक्टर, और ये हमारे पास में डीएल वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पे परिधि पर अपन देखेंगे, ये जो डीएल अल्पांश है और ये त्रिज्या है, इसके बीच में हमें से कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। हम यहाँ पे लेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे तो भी ये 90 डिग्री का। ऑलवेज ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से अपने को डीबी मिलेगा कितना, μ0/4 I dl/r², इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास में dl अल्पांश के कारण O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इस संपूर्ण कुंडली के कारण निकालना चाहिए अपन, तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। तो संपूर्ण कुंडली के कारण
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र को अपन बी से डिनोट करें तो ये मिलेगा हमें किससे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी से, ठीक है। डीबी की वैल्यू लिखें μ0/4 आईडीएल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे μ0I/4 आर स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट, और डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान जो है वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू आएगी 2πr। देखो हमने यहाँ पे परिधि पे क्या लिया है, ये डीएल अल्पांश लिया है, और इस तरीके से सभी बहुत सारे अल्पांशों को जब अपन मिलाएंगे तो ये परिधि का निर्माण होगा इसकी, यानी कि कुंडली बनेगी इसमें, ठीक है। तो इसकी परिधि को अपन कैसे निकालेंगे, 2πr करके, ठीक है, 2πr। अब यहां से ये 2πr यहां रखेंगे तो μ0I/4πr², 2πr, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में b की वैल्यू क्या आई, b इज इक्वल टू μ0I/2r, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया μ0I/2r। पाई से पाई कैंसिल कर दिया अपन ने, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो μ0I/2r बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने बात करी कुंडली की, तो यहाँ पे फेरों की संख्या अगर अपन एक से ज्यादा ले ले, मतलब n ले ले फेरों की संख्या, देखो कुंडली किस तरीके से बढ़ती है, जैसे हमारे पास में कोई भी एक तार है ना, कंडक्टिंग वायर है, उसको अपन इस तरीके से मोड़ के वृत्तीय रूप दे देंगे तो वो क्या बन जाएगी, कुंडली बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे उसको ऐसे बार बार लपेटे जाए अपन तो उसमें फेरों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और हमेशा मान लें कि इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। तो एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान तो कितना है, μ0I/2r। तो n फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, μ0NI/2r, ठीक है। तो यदि फेरों की संख्या कितनी हो, इस तरीके से लिख देते हैं, देखो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब b इज इक्वल टू μ0NI/2r, ओके। अब देखो यहाँ पे b और r के बीच में अगर अपन रिलेशन देखें तो b और r के बीच में रिलेशन अपने को मिलता है क्या, इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी कि b जो है वो r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक धारावाही कुंडली है, अगर हम उसकी त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे, उसमें समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन उसकी त्रिज्या का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, μ0NI/2r।